तो उन्होंने मेरे कान में एक बात बोली कि इसको नकली को असली कैसे बनाते हैं वो हमें पता है, और तेरी टांग में गोली मारेंगे और तुम पे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और फिर वो मुझे बीच में बैठा लेते हैं, जिसमें कि आगे कांस्टेबल बाइक चला रहे होते हैं, मैं बीच में था और एसआई प्रदीप सर मेरे पीछे बैठे हुए थे। उसके बाद वो मेरे पे बाइक में चलते चलते मेरे से बोलते हैं कि या तो 20,000 का इंतजाम कर ले, या तो आज तेरी टांग में हम गोली मारेंगे। पुलिस को देखकर हमें लगना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, पर अब मुझे पुलिस को देखकर भय लगता है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका नाम सुन के ही अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं। अपराधियों में पुलिस का ऐसा खौफ है कि अपराधी अपराध करने के पहले सोचते हैं। जब से माननीय योगीनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से क्राइम उत्तर प्रदेश में बहुत कम हुआ है, और अगर क्राइम हुआ है तो शक्ति से उससे निपटा भी गया है। प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, ऐसा दावा है उत्तर प्रदेश पुलिस का और सरकार का। पर इसमें सच्चाई कहां तक है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कभी कभी कुछ भोले भाले लोगों को परेशान करती है, उनको टॉर्चर करती है और उनको परेशान करती है? ऐसा ही एक वाकया हमारे सामने आया, जहां पर पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने एक पढ़े लिखे युवक को पकड़ा और उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके पैर पे गोली मारने का उसे धमकी दिया, और इसके बाद उससे कुछ पैसे ऐंठ लिए। ऐसी कुछ घटनाएं इस तरह के दावों की पोल खोलती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि इस तरह की घटना का संज्ञान लें। संज्ञान लेकर आरोपी पुलिस वालों को इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनको सजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश की जनता का विश्वास पुलिस पर से उठ जाएगा, और अगर प्रदेश की जनता का विश्वास पुलिस पर से उठ गया तो ये स्थिति बहुत ही भयावह, बहुत ही गंभीर होगी। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री सौरभ राणा जी। सौरभ राणा जी मैकडॉनल्ड के प्रीत विहार ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर हैं, और ऐसे ही एक अनजान से खतरे से ये परेशान हो गए और अभी तक ये परेशान हैं। जगह जगह ये गुहार लगा रहे हैं, पता नहीं इनको न्याय कब मिलेगा। सौरभ राणा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सौरभ जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली में आपके साथ क्या हुआ था और कब हुआ था? जी, तो ये जो बात है ये 15 सितंबर 2025 की है, आज से कुछ दिनों पहले ही। मैंने सुबह एक साउंड कॉक गन मंगाई थी, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें कोई गोली लगती हो या कोई छर्रा लगता हो, सिर्फ उसमें आवाज़ आती है। मतलब किसी भी प्रकार से वो गन अगर वो किसी को लग जाए तो कोई नहीं, ऐसी उसमें कोई परेशानी नहीं थी। वो किसी भी इंसान को हार्म करने के लिए नहीं है, सिर्फ वो साउंड कॉक गन है एक। ठीक है। तो जब मैंने वो साउंड कॉक गन मंगाई तो उसको मंगाने के बाद उसके जो बॉक्स पर लिखा हुआ था कि जो उसमें साउंड कॉक हैं वो कुछ दिनों बाद डिलीवर होंगे। तो मैंने उस साउंड कॉक के लिए शाम 7 बजे के आसपास मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वैशाली सेक्टर 1 में गया, जहाँ पे एक Cloud9 नाम से एक सोसाइटी टाइप है, जहाँ पे एक मार्केट है। तो वहाँ पे साउंड कॉक के जो थे वो मिलते थे। तो मैं उनको लेने के लिए वहीं पे अपने दोनों दोस्तों के साथ गया, और वहाँ पर जाने के बाद फिर जब हम एंटर हुए Cloud9 के अंदर, तो फिर वहीं पे एक पास में एक चाय की दुकान, लाइक एक कैंटीन था। तो हमने वहाँ पर जाकर पूछा कि क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं। शूटवेल इंडिया के नाम से वो शॉप थी जहाँ पर हमें जाना था। तो हमने उस चाय वाले से पूछा कि क्या आप ये एड्रेस हमें बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे शॉप नंबर बता दो। तो मैंने ऑनलाइन दिखाया उनको कि ये है, तो उस पर शॉप नंबर नहीं था, तो उसको पता नहीं चला कि मतलब कहाँ पे ये एक्चुअल में दुकान है। चाय पी रहे थे। उसके बाद जब वहाँ पता नहीं चल पाया तो हम उधर दुकान से थोड़ा सा दूर की तरफ गए, तो उधर गाली देते हुए हमें पुलिस वालों ने बुलाया। उन्होंने हमें माँ की गाली दी और बोला कि इधर आओ तुम तीनों, तुम्हारे पास क्या है। तो मैंने उनको वो टॉय गन दिखाते हुए बताया कि सर हम इसके साउंड कॉक लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और एक साउंड कॉक गन है। तो उसके बाद बोलते हो मेरे से कि इसका बिल दिखाओ आप। तो मैंने उनको बिल दिखा दिया, अपना शो किया मोबाइल में। तो बिल देखने के बाद उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ डाला, और उसके बाद उन्होंने गाली दी मुझे और मेरे दोस्तों को कि आज तुम लोगों को गुंडा बनाएंगे और अभी यहाँ से चौकी चलते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर ये तो साउंड कॉक गन है, इसमें चौकी जाने वाली बात ही नहीं है, तो इस पर तो कुछ भी नहीं है, इस पर तो हार्म भी नहीं है कोई।
तो उन्होंने ज़बरदस्ती हम तीनों को लेके वो चलने लगे कि यहाँ से चलो। तो जैसे ही हम जीने की तरफ उतर रहे थे तो उन्होंने मेरे कान में एक बात बोली कि इसको नकली को असली कैसे बनाते हैं वो हमें पता है, और तेरी टांग में गोली मारेंगे और तुम पे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और मेरे दोस्तों को भी धमकाने लगे। जो सब इंस्पेक्टर थे उनका नाम प्रदीप था, और जो कांस्टेबल थे उनका नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनके जो भी नेम प्लेट नहीं थी उनके। ये भी एक इलीगल है कि ड्यूटी पे कोई कांस्टेबल है और नेम प्लेट ही नहीं है उनके पास। जी जी। उसके बाद फिर वो हमें लेके जाने लगते हैं, और मेरी बाइक की चाबी वो मेरे दोस्तों को दे देते हैं, बोलते हैं कि हमें फॉलो करो, और वो अपनी अपाची पर मुझे बीच में बैठा लेते हैं, जिसका नंबर मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 1050 या 5010 था जो उनकी अपाची बाइक थी। फिर उसके बाद वो मेरे को अपनी वो बाइक पुलिस की ऑफिशियल बाइक थी जी, या उनकी पर्सनल थी? नहीं, पर्सनल नहीं थी, वो पुलिस की ऑफिशियल बाइक थी। फिर वो मुझे बीच में बैठा लेते हैं, जिसमें कि आगे कांस्टेबल बाइक चला रहे होते हैं, मैं बीच में था, और एसआई प्रदीप सर मेरे पीछे बैठे हुए थे। उसके बाद वो मेरे पे बाइक में चलते चलते मेरे से बोलते हैं कि या तो 20,000 का इंतजाम कर ले, या तो आज तेरी टांग में हम गोली मारेंगे। फिर उसके बाद वो लेके जाने लगते हैं हमें आगे। वहीं पे एक अपार्टमेंट है देवकुंज के नाम से, तो वे फिर मुझे देवकुंज अपार्टमेंट के पीछे वाली गली में ले गए, जिसमें कि कोई आता जाता नहीं है, एक सुनसान गली है। तो हम तीनों दोस्त एक जगह खड़े हो गए, और उन्होंने बाइक अपनी रोकी, और हमारे साथ हम लोग वहाँ 5 लोग थे, 2 पुलिस वाले और हम 3 दोस्त। उसके बाद वे मेरे पर प्रेशर बनाने लगे कि क्या बोलते हैं, अपना मेरे को अकाउंट दिखाओ, अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मैंने जब उनको अकाउंट दिखाया तो मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लगभग 143 से 144 रुपये के आसपास थे। तो उन पैसों को देखने के बाद उन्होंने मेरे से बात कही कि अब तुझे फ़ोन मिलाना है, और फ़ोन ऐसी जगह मिलाना है जहाँ से 20,000 रुपये का इंतजाम हो जाए। तो उसके डर से कि मेरे पैर में वो गोली ना मार दे, उस डर से मैंने अपने बड़े भाई जो कि मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, वो इंग्लैंड में वर्किंग है, तो मैंने उनको कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को 20,000 की ज़रूरत है। 20,000 की ज़रूरत बोलने पर मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी कंपन कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। तो उसके बाद मेरे भाई भी मेरे से पूछते हैं कि क्या बात होगी, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि 20,000 रुपये की एकदम से ज़रूरत पड़ गई, पहले बात बताओ, मैं कर देता हूँ पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो बताओ हुआ क्या है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अभी आप मुझे 20,000 रुपये दे दो, बाकी मैं आपको बाद में करता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में फंसा हुआ हूँ। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि तुम हो कहाँ, किस जगह पे हो, मुझे एक बार अपना एड्रेस बताओ। लेकिन पुलिस वाले जो है मेरे को बताने नहीं दे रहे थे, कि उनसे बोल रहे थे कि पैसे मंगाओ, फिर पैसे की अरेंजमेंट कर। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को 20,000 रुपये डाल दो, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। कुछ देर बाद वही, मतलब ऐसा होगा कि 8 से 10 मिनट का ये ड्यूरेशन होगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए। अकाउंट में पैसे ही आते ही एसआई प्रदीप ने बोला मेरे से कि आओ बैठो बाइक पे, और एटीएम चल रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाल के देना। तो एटीएम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने उनको बताया कि मेरे पास एटीएम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो अपनी बाइक पे बैठा के मेरे को मेरे दोस्तों से बोलते हैं हमें फॉलो करो। वो मेरे दोस्त अपनी बाइक से, मेरी बाइक से मेरे को फॉलो करने लगे। उसके बाद वे एक मार्केट में मुझे रोकते हैं, और मार्केट में रोकने के बाद वो मेरे से बोलते हैं ठेले वाले को बुला के लेकर आ। तो मैं जाता हूँ और एक ठेले वाले को बुला कर लेके आता हूँ। तो वे उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा और तुम इसे कैश दे देना। बट वो भी मना कर देता है कि बाबूजी मेरे पास तो कैश होगा नहीं। तो उसके बाद फिर जो प्रदीप है वो मेरे से बोलता है चल बैठ बाइक पे, हम कराएंगे पैसे ट्रांसफ़र। उसके बाद फिर वो मेरे को बाइक पे बैठा लेते हैं और Cloud9 के एग्ज़िट गेट पर लेकर मेरे को पहुंचते हैं। Cloud9 के एग्ज़िट गेट पर पहुंचकर हम तीनों जने उतर जाते हैं, जो 2 पुलिस वाले होते हैं और मैं। उसके बाद वो अपने जो साथी होते हैं कांस्टेबल, उनको बोलते हैं जाओ उसको चाय वाले को बुला के लेके आओ। तो वो जाते हैं और वो उसी चाय वाले को, जिसकी दुकान पे वो दोनों पहले से बैठे हुए थे, जिसकी दुकान पे हमने पता किया था कि ये वाली दुकान कहाँ होगी, वही व्यक्ति आता है और उसी के QR कोड पर वो मेरे से 20,000 रुपये फोर्सफुली ट्रांसफ़र करा देते हैं कि इसके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दो। उसके अकाउंट में पैसे डलने के बाद वो मेरे से अपने फ़ोन में मेरे डिटेल्स भरते हैं, बोलते हैं अपना नाम बताओ। मैं उनको नाम बताता हूँ, बोलते कहाँ रहते हो, मैंने बता दिया, फिर पिता का नाम और मेरे को मेरा नंबर। और फिर मेरे से बोलते हैं कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार देंगे, और जब जब मैं बुलाऊंगा तुझे यहाँ आना पड़ेगा, और अभी यहाँ से गोली हो जाओ, यहाँ से निकल लो। तो ये घटना रही मेरे साथ। तो सौरभ जी आप ये बताइए कि इस घटना के घटने के बाद जी, आप शांत हो गए या आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ कहीं तक पहुंचाई? जी, शुरू में तो जब हम वहाँ से निकले थे उस समय तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि ये बात कहीं किसी तक पहुँचे। लेकिन उसके कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो हुआ है वो मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब मैं फिर अपने घर पहुँचा तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई
और मेरे ही परिवार में मेरे एक जिया जी लगते हैं जो कि वकील हैं। मैंने उन तक वो बात कही कि मेरे साथ ये घटना हुई है, तो उन्होंने मेरे को अपने सुबह कोर्ट में बुलाया, गाज़ियाबाद कोर्ट, और फिर उन्होंने वहाँ से कार्रवाई करानी शुरू की। उन्होंने मुझे कमिश्नर साहब के यहाँ पेश किया और मेरा एक प्रार्थना पत्र जो कि हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया, कमिश्नर साहब के यहाँ दिया, एंटी करप्शन में दिया, मानवाधिकार में दिया और कई जगह हमने एप्लीकेशन दी। जब आप पुलिस के उच्च अधिकारी के पास पेश हुए, कमिश्नर साहब के पास पेश हुए, डीसीपी साहब के पास पेश हुए या एसीपी साहब के पास पेश हुए, किसी तरह का आपको उनके द्वारा आश्वासन मिला? क्या उन दोषी पुलिस कर्मियों पर जी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई अभी तक? जी, अभी 3-4 दिन पहले मैं एसीपी साहब के ऑफिस गया था। वहाँ से मुझे कॉल आया था कि आपको आना है और एसीपी साहब के सामने अपने बयान देने हैं। तो मैं एसीपी साहब के सामने, जो कि अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इंदिरापुरम में जिनका ऑफिस है, मैं वहाँ गया था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने वहाँ सारी घटना उनको बताई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल डरे ना, और किसी भी तरीके की आपको परेशानी होती है 1% भी, तो मैं 10 से 4 यहाँ बैठता हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे COG नंबर पर, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। इस घटना के बाद वो सब इंस्पेक्टर प्रदीप का या किसी और पुलिस वाले का किसी प्रकार का फ़ोन आपके पास धमकी भर आया कि आप इसको वापस ले लीजिए, अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए, ऐसी कोई दबाव आपको ऊपर बनाने की कोशिश की गई? जी, ऐसा बहुत बार हुआ। इस 6 से 7 दिनों के पीरियड में मेरे पास बहुत कॉल आए, जिसमें कि कुछ थाने से, कुछ चौकी से कि एप्लीकेशन वापस ले लो। कुछ मेरे पिताजी के पास भी फ़ोन आए कि एप्लीकेशन वापस ले लो, हम पैसे दिलवा देंगे, बैठ के बात कर लेते हैं, उसकी नौकरी चली जाएगी, उन्होंने लोन लिया हुआ है, ये है वो है। इस तरीके के बहुत सारे कॉल आए थे मेरे पास। तो ये सब जो भी हुआ जी, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये आपको पता नहीं है? जी नहीं, बस एसीपी साहब के यहाँ ही मैं पेश हुआ था, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। आपको सौरभ जी क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई उन पुलिस वालों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जी, जो कि एक पुलिस वालों पर शोभा नहीं देता? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए, पुलिस को देखकर हमें लगना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, पर अब मुझे पुलिस को देखकर भय लगता है कि मतलब मैं जाऊं और ये मुझे मेरे ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बना दें या मेरे से पैसे ना छीन ले। मुझे अब उनको देख के जो मेरा एक माइंडसेट था सुरक्षा वाला, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और अब पुलिस को देखकर मैं कभी भी सुरक्षा महसूस नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। लेकिन इसके उलट जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने आपकी बात को सुना, जी, आपकी बात को समझा और आपको आश्वासन ही दिए। जी, तो क्या आप हर तरह के पुलिस वालों से इतने घबरा गए हैं, डर गए हैं कि आपको इस पूरी पुलिस महकमा पे भरोसा नहीं रहा? जी, जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, लेकिन उनके नीचे पद के जितने भी लोग हैं वो कभी भी, आप देखेंगे, आप अगर उनसे मिलते भी हैं तो वो कभी भी किसी भी तरीके से आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे। वो आपसे तू तड़ाक करके बदतमीजी से ही हमेशा बात करने की कोशिश करेंगे और वे कभी आपको इज्जत नहीं देंगे। एज अ इंडियन सिटीज़न मैं हमेशा सबसे चाहता हूँ कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल बात बोली जाए या मुझसे जो कम्युनिकेट किया जाए वो एक रिस्पेक्टफुल वे में किया जाए, बट ऐसा पुलिस वालों के द्वारा कभी नहीं किया जाता, जो कि मैंने देखा है अभी इस ड्यूरेशन में। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब पुलिस को देख के आपको डर लग रहा है, जी, ऐसे माहौल में क्या आप ये आशा रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल। जिस तरीके से मेरी कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बात हुई, उनको देखते हुए, उनकी बातों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे न्याय ज़रूर देंगे। और अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो डेफिनेटली मैं हाई कोर्ट का सहारा लूँगा और हाई कोर्ट में अपनी बात रखूँगा। अगर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं डेफिनेटली हाई कोर्ट जाऊँगा और वहाँ फिर अपना केस लड़ूँगा। ये थे सौरभ राणा जी, जो पुलिस विभाग से इतने डर गए हैं कि अब इनको पुलिस को देख के ही डर लगता है। एक आम आदमी जो पुलिस को देख के अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अगर वो डरेगा तो ये शहर कैसे चलेगा? गाजियाबाद पुलिस को इस पे मंथन करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि वो किस तरह से अपने अधिकारियों को, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दें कि इस तरह की घटना भविष्य में कभी ना हो। हमारी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू।